हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम क्रॉस चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी में उसको समझेंगे कि ये क्रॉस चार्ज कॉन्सेप्ट क्या है और किन कंपनी के लिए एप्लीकेबल है और उसको कैसे करना चाहिए टू अवॉइड द लिटिगेशंस। तो क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिन कंपनियों के मल्टीपल ऑफिसेज हैं मल्टीपल स्टेट्स में, सपोज़ एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, उसका एक दिल्ली में ऑफिस है, एक तेलंगाना में है, एक कर्नाटका में है, एक महाराष्ट्र में है, और ये मल्टीपल ऑफिस आपस में वो एज ए पैन इंडिया बेसिस पे काम कर रहे हैं। अब इन ऑफिसेज में क्या होता है कि कुछ सर्विसेज, जैसे फाइनेंस पूरा पूरा बॉम्बे से हैंडल हो रहा है इनका, महाराष्ट्र लोकेशन से। एचआर डिवीज़न इनकी हरियाणा में है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीज़न दूसरे स्टेट में है। ऐसे कुछ कुछ सेंट्रलाइज लेवल पे ये काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमें पता है कि जो फाइनेंस डिवीज़न है वो महाराष्ट्र में वो पूरी पैन इंडिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जो डिवीज़न हरियाणा में है वो पूरी पैन इंडिया बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जो डिवीज़न दूसरे में है वो सब पूरे पैन इंडिया बेस पे सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो ये आपस में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एज़ पर जीएसटी लॉ क्या होता है कि अगर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दे रहा है तो वो भी चार्जेबल होता है जीएसटी में। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कोई स्टॉक फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें टैक्स इनवॉइस देनी पड़ती है, और एक लोकेशन को आउटपुट जमा करना पड़ेगा और दूसरी लोकेशन उसका इनपुट टैक्स बेनिफिट ले सकती है। सेम वे में वो तो हमने पढ़ा है गुड्स के लिए, सेम वे में हमें सर्विसेज के लिए होता है। अगर हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो एक लोकेशन दूसरी लोकेशन को टैक्स इनवॉइस रेज करेगी, पहली लोकेशन आउटपुट जमा करेगी, दूसरी लोकेशन उसका इनपुट टैक्स बेनिफिट लेगी अगर वो एलिजिबल में आती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रॉम वन लोकेशन टू दूसरी सेकंड लोकेशन, वन लोकेशन टू थर्ड लोकेशन, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम इसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्रॉस चार्ज, कि विद इन द कंपनी जो हम चार्जिंग करते हैं सर्विसेज की, ये क्रॉस चार्ज होता है। इस क्रॉस चार्ज से आप समझेंगे कि इससे पीएनएल पे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कि जो हमारे लिए एक जगह सप्लाई है आउटवर्ड, दूसरी जगह हमारी इनवर्ड सप्लाई है, तो हमारे एज ए कंपनी एज ए होल देखेंगे तो ना तो कोई इनकम होती है ना कोई हमारा एक्सपेंस होता है, मगर ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है। हमारा जो जीएसटी है, जीएसटी को डेस्टिनेशन स्टेट में ट्रांसफ़र करने का कॉन्सेप्ट है। तो अब आगे समझते हैं इसमें। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि सप्लाई क्या होती है। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. Import of services for consideration whether or not in the course of furtherance of business. The activities specified in Schedule 1, made or agreed to be made without a consideration. अब मैंने यहाँ पे जैसे येलो किया हुआ है एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 में क्या एक्टिविटीज़ हैं? वो वाली एक्टिविटीज़ हैं जो जिसका हमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता है। जो उसमें एक एक्टिविटी है कि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो एक्टिविटी है फ्रॉम वन रजिस्ट्रेशन टू सेकंड रजिस्ट्रेशन, एबीसी लिमिटेड से हरियाणा से एबीसी लिमिटेड महाराष्ट्र में कोई सर्विसेज हमने दी है, तो वो विद इन द कंपनी है तो कोई कंसिडरेशन वगैरह नहीं होता है उसमें, मगर वो सप्लाई मानी जाएंगी एज पर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। तो इस तरह की एक्टिविटी में कि फ्रॉम वन रजिस्ट्रेशन टू अनदर अगर हमने कोई सर्विसेज दी हैं तो वो सप्लाई मानी जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई हम सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक फाइनेंस की सर्विसेज दे रहे हैं या मार्केटिंग सपोर्ट की सर्विसेज दे रहे हैं या एचआर सेंट्रलाइज लेवल पे है और उसकी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो एक लोकेशन दूसरी लोकेशन को सर्विसेज दे रहा है और उसको हमें प्रॉपर वैल्यू करना है और फिर उसको चार्जिंग करनी है। अब शेड्यूल 1 में जैसे हमने अभी डिस्कस किया, शेड्यूल 1 of the CGST Act 2017, supply of goods or services or both between related persons or between distinct persons as specified in section 25 when made in the course of furtherance of business.
हेयर डिस्टिंक्ट पर्सन मीन्स पर्सन हैविंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विद द सेम पैन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि विद इन शेड्यूल 1 में कि अगर वो विद इन द कंपनी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन हम कोई सप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारी टैक्सेबल रहेगी, चाहे उसका हमें कंसिडरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और उसका एक हमें प्रॉपर वैल्यूएशन करके जीएसटी इनवॉइस रेज करनी पड़ेगी और जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। अब कैसे वैल्यूएशन करनी है उसकी, उसको वैल्यूएशन का तरीका क्या होना चाहिए, तो अब सेक्शन 15 में ये हमें बताया गया है। एज पर द सेक्शन 15 of CGST Act, value of supply in case of distinct persons shall be determined as per Rule 28 of CGST rules, which prescribe the method to determine the value. Rule 28 अब क्या कहता है, Rule 20 of CGST rules reads as follow: the value of supply of goods or services or both between distinct persons as specified in subsection 4 and 5 of section 25, or where the supplier and recipient are related other than where the supply is made through an agent shall be, क्या होगी, रूल 28 कहता है कि क्या होगी, वो shall be ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू होगी उसकी, कि जो ओपन मार्केट वैल्यू सप्लाई की रहेगी वो हम वैल्यू मानेंगे उसकी, क्योंकि उनके बीच में कोई पहले से सेल्स कंसिडरेशन या सप्लाई की वैल्यू डिफाइन नहीं थी, तो उसके वैल्यूएशन के लिए ये उन्होंने रूल दे रखा और इस रूल के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। तो क्या रहेगी, ओपन मार्केट वैल्यू। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इनके इफ़ द ओपन मार्केट वैल्यू इज़ नॉट अवेलेबल, द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी, अगर अवेलेबल नहीं तो उसी तरह की कोई गुड्स और सर्विसेज होंगी तो सेम क्वालिटी की और उससे मिलती जुलती क्वालिटी की, तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू हम ले सकते हैं। इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट डिटर्मिनेबल अंडर ए एंड बी, अगर इन दोनों मेथड से हमारी वैल्यू डिटरमिन नहीं होती है तो हमें उन्होंने फिर बताया कि रूल 30 और 31 में हम उसको जाके वैल्यू कर सकते हैं। अब रूल 30 क्या कहता है, रूल 30 कहता है कि 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। अब क्या है कि जो भी हमारी कॉस्टिंग लगी है उस पर, उसका 110% हमें 10% बढ़ाकर, यानी 110% पे उसको वैल्यू करेंगे। जैसे कोई चीज़ थी, हमने जैसे एग्जांपल लें कि ऑडिट की सर्विसेज आई थी, वो आई थी और हमें चार्ज करनी थी महाराष्ट्र को, आ गई वो हरियाणा में, तो हरियाणा वाले ने महाराष्ट्र को चार्ज करेगा तो वो 110% कर देगा। 100 रुपये का बिल है तो 110 रुपये का बिल महाराष्ट्र को चार्ज करेगा वो, अगर हमारी ए और बी से वैल्यू नहीं बन पा रही है, तो ओपन मार्केट वैल्यू से या सिमिलर काइंड ऑफ से नहीं बन पा रही है, तो रूल 30 में जाना पड़ेगा। रूल 30 में वो कह रहा है वो 110% लेना पड़ेगा कॉस्ट का उसका। रूल 31 कहता है प्रोवाइड्स वैल्यू शैल बी डिटरमाइन यूजिंग रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड द जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, provided that where the recipient is eligible for full input tax credit, the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of the goods or services। अब ये प्रोविजन भी डाल रखा है, अगर जो रेसिपिएंट है उसका फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है तो जो भी इनवॉइस, जो भी वैल्यू हम इनवॉइस में डिक्लेयर करेंगे उसी को हम ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे गुड्स और सर्विसेज की। और रूल 31 कहता है कि रीजनेबल बेसिस पे एज पर सेक्शन 15 हम उसको डिटरमाइन करेंगे वैल्यू। तो फिर से अगर इसको गो थ्रू करें, सबसे पहले हमें ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है, वो नहीं है तो सिमिलर काइंड की गुड्स और सर्विसेज है, सिमिलर काइंड और क्वालिटी की है तो उसकी वैल्यू ले सकते हैं। अगर इन दोनों में से भी नहीं ले पाते हैं तो हमें रूल 30 में जाना पड़ेगा, 110% है, और वो भी नहीं हो पाती है तो 31 में जाके एक रीजनेबली वैल्यू लेंगे। और प्रोविजो दे रखा है कि जब वहाँ पे फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो जो भी इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर हुई है वो भी वही ओपन मार्केट वैल्यू हम उसको मान लेंगे। अब अपोर्शमेंट ऑफ आईटीसी क्या होता है कि कभी कभी कॉमन सर्विसेज के लिए जो है ना, हमें एक ही जगह इनवॉइस आ गई हैं और उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वेयर द गुड्स और सर्विसेज बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्ट्रेशन
registered person partly for the purpose of business, partly for other purpose. The credit shall be restricted to the input tax credit attributable for the purpose of business. तो ये हमें आईटीसी का अपोर्चमेंट का एक सेक्शन 17(1) में दे रखा है कि जितना हमारे बिजनेस के लिए हमें उतना यूज़ करना है और जितना बिजनेस के लिए नहीं है तो वो हमारे लिए रेस्ट्रिक्टेड है. तो प्रोपोर्शनली बेसिस पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब रेशनले ऑफ क्रॉस चार्ज. Distribution of common input tax credit can be done through cross charging of invoices between distinct persons rather than opting to take ISD registration and its regular compliances. अब क्या है कि क्रॉस चार्ज जैसे हमें ISD रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और उसमें फिर सारी कॉमन सर्विसेज के बिल आएंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. अब क्या है कि क्रॉस चार्ज के केस में क्रॉस चार्ज तो मोर और लेस केस में जहाँ पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होंगे लगना ही लगना है. तो क्रॉस चार्ज के केस में भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद इन दी रजिस्ट्रेशन, सेम रजिस्ट्रेशन. तो महाराष्ट्र में सारा का सारा जैसे हमने महाराष्ट्र में उसका इनपुट आ गया और इसको इनपुट को हमने ट्रांसफ़र करना है दिल्ली में और तेलंगाना में, तो वहाँ से क्रॉस चार्ज की एक इनवॉइस बना के हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है हम ISD का रजिस्ट्रेशन लें उसके लिए. तो डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सम रेशनल. अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कुछ रेशनल हमें बनाना पड़ेगा. ये क्या हो सकता है कि सेल का टर्नओवर का हो सकता है प्रोपोर्शन, कोई हम एक्सपेंस का प्रोपोर्शन बना सकते हैं कोई लॉजिकल मैनर में. इसके लिए हमें क्या है, क्रॉस चार्ज के लिए सबसे पहले कंपनी की हमें पॉलिसी बनानी होगी क्रॉस चार्ज की, कि कंपनी की क्या पॉलिसी है क्रॉस चार्ज की, क्या क्या इसकी सर्विसेज हैं जो एक लोकेशन दूसरी लोकेशन को दे रही है. उन सर्विसेज की वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये टैक्स इन्वॉइसेस का हमें कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहेगा कि हम उसको क्वार्टरली बेस करेंगे इन्वॉइसेस को, मंथली करेंगे या ईयरली बेसिस पे करेंगे क्रॉस चार्ज के इन्वॉइसेस. और वो उस पॉलिसी के बेस पे वो क्रॉस चार्ज की इन्वॉइसेस हमारी रेज हो रही है नहीं हो रही है, वो हमें देखने की ज़रूरत है. तो ये एक पॉलिसी बननी है और पॉलिसी में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या सर्विसेज एक लोकेशन दूसरी लोकेशन को प्रोवाइड कर रही है और उसकी वैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं. तो वैल्यूएशन के जो हमारे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैसे कर रहे हैं उसको. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई एंड वैल्यू द क्रॉस चार्ज इनवॉइसेस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट. ये बड़ा मुश्किल है कि कौन जो है सर्विस क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और उसकी वैल्यू कैसे करें. तो उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए जो है चीज़ों को, तो ये हमने सजेस्ट किया है. और क्योंकि आगे चल के ये टैक्स के लिटिगेशन के इशू रहेंगे क्रॉस चार्ज के भी, तो उसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. कंपनी एज ए होल हमारे जो फंक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो क्या क्या फंक्शंस हैं और कहाँ से बैठ के हो रहे हैं, कौन सी लोकेशन प्रोवाइड कर रही हो. वो फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद वो कितने प्रोपोर्शनेट पे किस लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसका रेशनली में डिसाइड करना पड़ेगा. टर्नओवर के बेसिस पे करेंगे, एक्सपेंसेस के एक बेसिस पे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे रहेंगे. जैसे कि HR से है, HR से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस है, तो वो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे कर सकते हैं. कोई सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो हम सेल्स टर्नओवर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. तो ये एक रेशनल है तो जो कंपनी की पॉलिसी हमें डिफाइन करेगी. तो आइडेंटिफाई कॉमन एक्सपेंस, फिर हमें कॉमन एक्सपेंसेस के बिल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उनको आइडेंटिफाई करके उसमें देखना पड़ेगा कितना इनपुट हमारे को आया है और क्या हमें वैल्यू करनी है, क्या ओपन मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी, क्या सिमिलर काइंड वाली है, और नहीं तो हमें रूल 30 या 31 में जाके उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी. चेक द रेट ऑफ चेक द रेट्स इफ़ द सर्विसेज आर अवेलेबल. अब क्या है कि कुछ सर्विसेज हैं, जैसे हम अकाउंटिंग की सर्विसेज है, एक लोकेशन दूसरी लोकेशन को प्रोवाइड कर रही है या HR रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी से उसकी कोटेशन मंगा लें कि अगर हम ये सर्विसेज महाराष्ट्र में देते थर्ड पार्टी कितने पैसे चार्ज करती है, जिसको कि हम ओपन मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं. तो थर्ड पार्टी से कोटेशन मंगा के वो हमारे लिए एक फ़ाइल में लग जाएगा और वो हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि जो हम अपने टैक्स ऑफिसर को दिखा सकते हैं एट द टाइम ऑफ लिटिगेशन कि ये इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ ओपन मार्केट वैल्यू हमने ये ऐसे बेसिस प्रिपेयर किए हुए कोटेशन ली हुई है.
प्रिपेयर अ पॉलिसी ऑफ अपॉर्चमेंट एंड पीरियडिसी ऑफ इन्वॉइसेस, जो मैंने पहले बताया कि पॉलिसी प्रॉपर बननी चाहिए और उसकी कब कब हम इन्वॉइसेस रेज करेंगे, उस इंटरवल में हमें इन्वॉइसेस रेज करनी है। और यहाँ ध्यान रखें कि इन्वॉइसेस नेट ना करके करें। महाराष्ट्र जैसे, नेट का मतलब है महाराष्ट्र तेलंगाना को कुछ सर्विसेज दे रहा है और तेलंगाना महाराष्ट्र को सर्विसेज दे रहा है, तो दोनों इन्वॉइसेस हम सेपरेटली रेज करें, जिससे कि हमारे को आइडेंटिफिकेशन रहे कि क्या क्या सर्विसेज की क्या वैल्यूशन ली है। ये नहीं है कि महाराष्ट्र 100 रुपये की सर्विस दे रहा है और तेलंगाना 40 रुपये की दे रहा है, तो हम करते हैं कि 40 की इन्वॉइस ही ना रेज करें और 60 की कर दें, केवल नेट कर दें उसको, नेट ना करें, एक्चुअल बेसिस पे कर दें उसको। नॉट टू यूटिलाइज द कॉमन क्रेडिट। अब जो कॉमन क्रेडिट हमारी एक लोकेशन में आके पार्क हो गया है, अगर हमारे पास आईएसडी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जब तक कि हमारे की क्रॉस चार्जिंग की इन्वॉइस नहीं रेज हो रही है, तो कम से कम वो वाला कॉमन क्रेडिट हम यूटिलाइज ना करें, वो ऐसे ही हमारा क्रेडिट लेजर में पड़े रहने दें। जब हम क्रॉस चार्ज की इन्वॉइसेस रेज करेंगे तब हम उसको यूटिलाइज करें। प्रिपेयर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इन सपोर्ट ऑफ योर वर्किंग टू शो टू द टैक्स ऑफिसर इफ रिक्वायर्ड। अब इन सब चीज़ की हमारी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और हर जो क्रॉस चार्ज की इन्वॉइसेस है उसकी पूरी बैक वर्किंग हमारे पास होनी चाहिए, जो कि ऑडिटर को हम एट द टाइम ऑफ ऑडिट या टैक्स ऑफिसर को जब भी वो मांगे हम दिखा सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे की वीडियोस के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू दिस प्रेजेंटेशन, you may reach to my mobile number 95400222566 through WhatsApp, or you can write an email at ankurkapilca@gmail.com. Thank you friends for your patient hearing.